सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महनूर अरशद। मैं हूं ज़िशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले अहम खबर आपको दें कि इलेक्शन कमीशन पर हुकूमत का इतना गुस्सा, वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन अरकान की सिक्योरिटी वापस ले ली है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला से राबता कर लिया, जिसमें अरकान की सिक्योरिटी वापस लेने से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन पर हुकूमत का इतना गुस्सा, वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन अरकान की सिक्योरिटी वापस ले ली। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। ज़ीशान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, देखिए इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान होते हैं, जिसमें से 2 का ओहदा हाली और 2 मेंबरान इस वक्त मौजूद है सिंध और बलूचिस्तान, और उनके लिए इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार सिक्योरिटी के लिए उनके साथ होते हैं। तो वो वफाकी हुकूमत की जानिब से मरासला लिख के इलेक्शन कमीशन को कहा गया था कि उनकी सिक्योरिटी वापस ली जा रही है, और वो वापस ले गई, जिसपे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने मामला जो है सेक्रेटरी दाखिला के सामने उठाया है टेलीफोनिक राब्ता करके, और सेक्रेटरी दाखिला ने जो है उनको यकीन दहानी करवाई है कि वो सिक्योरिटी के हवाले से वजीर दाखिला के सामने ये मामला रखेंगे और मामला हल करने की कोशिश करेंगे। ताहम इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा तौर पे मेंबरान की सिक्योरिटी वापस लेने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से वफाकी हुकूमत को भी आगाह कर दिया गया, और ये कहा गया कि उनके ओहदे जो हैं वो हाई कोर्ट के जजेस के बराबर होते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी लाजिम है। ताहम उनकी जो सिक्योरिटी वापस ली गई है वो वापस उनको फराहम की जाए। जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान भट्टी अपडेट करने के लिए। बलूचिस्तान असम्बली में वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी गई है। तहरीक अदम एतमाद सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने पेश की। उनका कहना था कि जाम कमाल को वज़ारत आला से चिपके रहने का कोई हक नहीं, अब ये ऐवान नहीं चल सकता। कहा उनके 5 नाराज अरकान लापता हैं, जिन्हें बाजियाब कराया जाए। दूसरी जानिब लाला रशीद असम्बली पहुँच गए। अकबर आसकानी, बुशारिन, महजबीन, लैला तरीन गैर हाजिर हैं। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। असूलन तो फैसला हो चुका, ये मुक़द्दस ऐवान है। जनाब स्पीकर साहब, ये 65 का ऐवान है। जिस तरीके से जाम साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम शख्सियत हैं, ये अपने कबीले के नवाब हैं, सरदार हैं। जब नवाब साहब हंस रहा है, वो मेरा ख्याल है कायदा फाड़ने वाली बात आपको याद आ गई। जब इनको कायदे ऐवान मुंतखब किया गया उस वक्त अक्सरियत के बलबूते पर, आज भी अक्सरियत के बलबूते पर ये करारदाद आ गई है, और इस ऐवान ने फैसला कर दिया है। गो के हमारे 5 आदमी मिसिंग पर्सन में आ गए हैं, 5 पार्लियामेंटेरियन। खैर वो तो हम उसके लिए तो जो भी कानून सिलसिला होगा इंशाल्लाह वो होगा। किसी का गला दबा के कोई ज़बरदस्ती इख्तियार पे, मेरा ख्याल है ये बलूचिस्तान की रिवायत नहीं है। ये बलूचिस्तान की रिवायत नहीं है किसी को आप मिसिंग करें, अगवा करें और उसको इस ऐवान को, इसके तक़द्दुस को आप पामाल करें। ये हरगिज़ किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी इंशाअल्लाह। हम गुजारिश कर रहे हैं इस मीडिया के ज़रिए, इस जनाब स्पीकर साहब आपके ज़रिए, कि मेहरबानी करके जो हमारे मिसिंग हैं उनको इमीडिएटली रिलीज़ किया जाए। नहीं तो ये ऐवान, ये बलूचिस्तान, ये सब एहतजाज में जाएगा। हम उस लेवल पे नहीं जाना चाहते। हमारे लिए हर इदारा काबिल एहतराम है। बाकी ऐवान का एतमाद उठ गया एक शख्स से, तो बेहतर मैं समझता हूँ एक वेल विशर के तौर पर कि जाम साहब को स्टेप डाउन कर जाना चाहिए। इक़्तिदार के साथ चिमटे रहने से फ़ायदा नहीं है। आज 5 मिसिंग है, कल और 5 मिसिंग कर लेंगे, शायद ये कुर्सी इसकी बच जाए, लेकिन अब ये ऐवान नहीं चलेगा। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा सनाउल्लाह बलोच का कहना है कि गलत पॉलिसियों से बलूचिस्तान को 10 साल के लिए गिरवी रख दिया गया। जाम कमाल खान की वजह से सूबे को 350 अरब रुपए का नुकसान हुआ। वक्त आ गया है बलूचिस्तान को अदम इस्तेकाम से निकाला जाए। बलूचिस्तान की तकलीफ और मुश्किलात जो हैं, उसकी जमींदारी, उसके कारोबार से मुंसलिक हैं। खीरसर कैनाल में वहां पर पानी के न आने की वजह से आज बलूचिस्तान को 350 अरब रुपए का नुकसान हो गया। जनाबे वाला 3 सालों की तकलीफ 30 साल तक जो है बलूचिस्तान में महसूस की जाएगी। इनकी गलत पॉलिसियों ने बलूचिस्तान को 10 साल तक गिरवी रख दिया है। पूरे बलूचिस्तान के तालीमी मंसूबे आपने तबाह बर्बाद कर दिए बनते। लोकल गवर्नमेंट का महकमा आपने तबाह कर दिया।
کوئی اپنی ذاتی جاگیر کے ساتھ ایسا نہیں کرتا جس طرح آپ نے بلوچستان کے ساتھ کیا. تو وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی ہے. سردار عبدالرحمان کھیتران کی جانب سے یہ تحریک پیش کی گئی جس کے حق میں 33 ارکان نے ووٹ بھی دیا جبکہ 5 ارکان کے لاپتہ ہونے کا دعویٰ بھی کیا گیا. اسی بارے میں بات کریں گے. سینئر اینالسٹ ثنا بچہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ثنا بچہ صاحبہ آپ کے وقت کا. یہ فرمائے گا کہ حکومتی ارکان تو ابھی بھی پرعزم دکھائی دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ 33 ارکان ہیں, آنے والے چند روز میں یہ 23 رہ جائیں گے. کیا جام کمال کی پوزیشن اب بھی مستحکم دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیے کہیں نہ کہیں سے کوئی اشارہ تو ان کو ڈیفینیٹلی ملا ہے اور افسوس یہی ہے کہ جو باپ پارٹی کے بچے جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, لیکن جو لاپتہ ہونے والی بات ہے وہ ظاہر روایت رہی ہے. بلوچستان میں لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں تو یہ 5 ممبران بھی ہیں, ممکن ہے کہ جب واپس آئیں تو ان کے حق میں ووٹ دے دیں. تو آئی تھنک اٹس گیسنگ گیم. اب تو مطلب کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا بیکاز ظاہر ہے کہ اگر آپ کے 5 ارکان کس کو ووٹ دیں گے, اگر آپ لوگ شوری نہیں ہیں تو جام کمال صاحب کا شاید جانا ٹھہر جائے. ٹھیک ہے. اور جو 5 ارکان کے لاپتہ ہونے کا دعویٰ کیا گیا, گو کہ ان میں سے ایک رکن اسمبلی واپس آ گئے ہیں لیکن 4 اب بھی غیر حاضر ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. مجھے مطلب ایسی باتیں سن کے صرف ہنسی آتی ہے کیونکہ ایسے ہتھ کنڈے استعمال ہوتے ہیں صرف ایک لیڈر آف دی اپوزیشن یا وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب کو مستحکم رکھنے کے لیے. مطلب پہلے ہم نے پریزائڈنگ افسران کا سنا تھا غائب ہو جاتے ہیں, ووٹ چوری ہو جاتے ہیں, اب ارکان بھی غائب ہو جاتے ہیں. تو مطلب میرا خیال ہے کہ بہت سارے اعمال جو ہیں وہ بہت سارے عمل جو ہیں ہو رہے ہیں اور عین ممکن ہے کہ جام کمال صاحب بالکل مستحکم ہی رہیں اس پوری محنت کے بعد. ٹھیک. اور جام کمال صاحب بھی اس اجلاس کے دوران اسمبلی میں موجود رہے لیکن ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہم نے دیکھی. تو کیا کچھ وہ اب بھی پرعزم دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ اپنی کرسی بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں جام کمال صاحب کا کانفیڈنس خود سے تو آتا نہیں ہے. جام کمال صاحب کا کانفیڈنس ان کی اپنی پارٹی والے اور سنجرانی صاحب اور ان سے بھی اوپر لوگ ان کو دیتے ہیں. اور آج جام کمال صاحب کی پوری باڈی لینگویج تھی جب وہ جرنلسٹ سے بات کر رہے تھے اور جب وہ اسمبلی میں بیٹھے تھے اور جو ان کی مسکراہٹ تھی وہ مانی خیز تھی. اور اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ شاید ان کے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ ان کے لیے اب کوئی ٹربل نہیں رہا. لیکن اس سے پہلے ثنا بچہ صاحبہ بھاگ دوڑ تو سب نے کی تھی. صادق سنجرانی صاحب نے کتنی میٹنگز کال کی تھی, جام کمال صاحب خود بھاگ دوڑ کرتے رہے, ایون کہ اسلام آباد وہ آئے, وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی, لیکن ارکان کی حمایت تو انہیں نہیں مل سکی تھی. پھر آخر کیا وجہ ہے کہ وہ اب بھی جو ہے وہ پرعزم ہیں کہ یہ تحریک ناکام ہو جائے گی؟ دیکھیے نا, میں آپ کو یہی تو بتا رہی ہوں, ہاں میرے منہ سے وہ کیوں کہلانا چاہ رہے ہیں جو آپ کو بھی ٹربل میں ڈالے گا اور مجھے بھی ٹربل میں ڈالے گا. جب نہیں اور چیز کام آتی, جب بڑے بڑے پیکیجز کام نہیں آتے, سنجرانی صاحب کام نہیں آتے, پھر کون کام آتا ہے؟ جو کام آنے والے ہیں وہ کام آ جاتے ہیں اور جب وہ کام آ جاتے ہیں تو کام ہو جاتے ہیں. ٹھیک. تو کوئی سیاسی بحران آنے والے دنوں میں بلوچستان میں دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے اگر تو یہ کہ مطلب اگر ڈٹ گئے کھیتران صاحب اور باقی لوگ, تو اگر وزیر اعلیٰ یہ بچ بھی جاتے ہیں, نو کانفیڈنس موومنٹ نہیں بھی آتا, تب بھی مرکی واٹرز تو ہیں ان دا کمنگ فیوچر. بلوچستان ابھی بچ جائیں گے, تھوڑی دیر بعد پھر یہ معاملہ شروع ہو سکتا ہے. اس لیے اس کو ابھی کنٹین کیا گیا ہے, مسئلہ حل نہیں ہوا. تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ مسئلہ صرف ان کے رکنے سے حل نہیں ہو رہا ہے, یہ مسئلہ صرف پرولونگ ہو رہا ہے. یہ تھوڑی دیر بعد ممکن ہے کہ دوبارہ چیزیں شروع ہو جائیں گی. تو چونکہ ظاہر ہے کہ اگر ایک بیڈ بلڈ آ گیا ہے یا اگر ایک لیڈرز کو ان پہ اعتماد نہیں رہا یا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا کام نہیں کر رہے, تو یہ معاملہ آج دب جائے گا تو کل اٹھ جائے گا. معاملے کو دبایا ہمیشہ کے لیے تو نہیں جا سکتا نا. ٹھیک. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سینئر اینالسٹ ثنا بچہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حکومت نے کم آمدن طبقے کو پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی دینے کا فیصلہ کیا ہے. وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں مہنگائی کم کرنے کے لیے ضلعی سطح پر کمیٹیاں بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا ہے جس میں کئی اہم فیصلے کیے گئے ہیں. کم آمدنی والوں کو پیٹرول پر سبسڈی دینے کی حکمت عملی بنائی گئی ہے. پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں کیا حکمت عملی بنائی جائے گی, اس سلسلے میں ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے.
महंगाई की सूरत हाल पर गौर किया गया इस इजलास में और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से यह हिदायत की गई कि महंगाई कम करने के लिए ज़िली सतह पर कमेटियाँ बनाई जाएँ ताकि इस मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए कम आमदन तबके को टारगेटेड सब्सिडी देने पर भी गौर किया गया और इस हवाले से भी अहम फैसले किए गए हैं। इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक उमूर पर भी इस इजलास में मुशावरत हुई है और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मुतादिद अहम फैसले इस इजलास में किए गए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत यह अहम इजलास हुआ है। कम आमदन तबके को पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी देने का फैसला किया गया है और ये सब्सिडी किस तरह दी जाएगी इसके लिए कमेटियाँ तश्कील देने का फैसला हुआ है, जो कि इस बारे में तमाम तर फैसले करेंगी। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। अवैस, बताएगा क्या अहवाल रहा इस इजलास का? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास जो है वो किया है। माशी और जो महंगाई की जो सूरत हाल है उससे जायजा लिया गया है। कम आमदनी वाले अफराद को पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी देने की तजवीज़ पर गौर हुआ है। वज़ीर आज़म की कम आमदनी वालों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी देने पर प्लान बनाने की हिदायत की गई है। मोटरसाइकिल, रिक्शा और अवामी सवारी को सब्सिडी रेट पर पेट्रोल देने का प्लान अगले जो इजलास में जो है पेश किया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत है और महंगाई कम करने के लिए जुलाई कमेटियाँ बनाने का भी फैसला हुआ है। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए कम आमदन वाले अफराद को टारगेटेड सब्सिडी देने का भी फैसला किया गया है। बहुत शुक्रिया अवैस कियानी अपडेट करने के लिए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल एक और निराली ऑफर ले आए। कहते हैं कि मोटरसाइकिल, रिक्शा और अवामी सवारी को सब्सिडी रेट पर पेट्रोल देने का प्लान बना लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में इमरान इस्माइल ने कहा कि आइंदा सिंध में भी तहरीके इंसाफ हुकूमत बनाएगी। प्रोग्राम बनाया जा रहा है जो वज़ीर आज़म जिसका बहुत जल्द ऐलान करेंगे। इसी तरह पेट्रोल की कीमतों के ऊपर भी गौर हुआ और उसमें भी इंशाल्लाह बहुत जल्द कल या परसों वज़ीर आज़म साहब एक और स्कीम बना रहे हैं। अल्लाह करे कि वो उसके अंदर कामयाब हो जाए, जिससे जो पेट्रोल है वो सब्सिडाइज रेट पर लोगों को मिल सकेगा, ख़ास तौर से हमारे मोटरसाइकिल और रिक्शा वालों को जो अवामी सवारियाँ होती हैं। तो इसके ऊपर आज हमारी मीटिंग थी। वज़ीर आज़म ने अपने वफाकी वज़रा को हिदायत की है कि वो मुख्तलिफ़ शहरों का दौरा करें, अवाम से मिलें और हकीकी जो मसाइल हैं उनको वज़ीर आज़म तक पहुँचाने का काम करें। तो सिंध के लिए जो सबसे जामे प्लान बनाया गया है वो ये है कि इंशाल्लाह अगली बार हुकूमत सिंध में पीटीआई की होगी। सर, ये पीडीएम का जो एहतजाज उन्होंने ऐलान कर रखा है उस हवाले से भी कोई पीडीएम, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि पीडीएम के एहतजाज का जिक्र तक नहीं हुआ पूरी मीटिंग में, क्योंकि पीडीएम की ये एहतजाज और तारीख पे तारीख वो हम बचपन से जो मूवीज़ नहीं देखते थे, वो जज साहब से आके कहते थे तारीख पे तारीख मिल रही है जज साहब, वही हाल पीडीएम का है कि सिर्फ तारीख पे तारीख ही दिए चले जा रहे हैं। ना इनके अंदर दम है, ना इनके अंदर यूनिटी है, ये खुद आपस में बिखरे हुए, इनसे कोई डरने की जरूरत नहीं। ये बताइएगा कि महंगाई कब तक करने का टास्क दिया जा रहा है और ये जो पेट्रोल कार्ड वगैरह का आपने जिक्र किया कब तक? कमेटीज में कौन कौन शामिल होगा जिसका आपने जिक्र किया? ये अभी डिसाइड नहीं हुआ, वज़ीर आज़म खुद इसका फैसला करेंगे, लेकिन ये बहुत जल्द इसका ऐलान होगा, क्योंकि वज़ीर आज़म को इसकी बहुत फिक्र है कि जो इस वक्त सारी दुनिया में जो महंगाई हुई है और उसका इम्पैक्ट जो पाकिस्तान पे थोड़ा आया है, कितने अर्से में कम होगी? मेरा ख्याल है हफ्ते के अंदर हो जाएगा। कोई सियासी फैसले सर? बस यही था जी। जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आ गई। रावलपिंडी में लीगी रहनुमाओं और कारकुनों ने एहतजाज किया। लियाकत बाग के तरफ रोड ब्लॉक हो गई। मुजाहिरीन ने रोटी हाथ में उठाकर महंगाई के खिलाफ मुजाहरा किया। मज़ीद जानेंगे, उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इस मुजाहरे के हवाले से। देखिए, मुल्क में जो जारी महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, JUIF समेत तमाम PDM में शामिल जमातों ने रावलपिंडी में एहतजाज किया और एहतजाज का मकसद जो महंगाई थी उसके खिलाफ एहतजाज करना था, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तर्जमान मरियम औरंगज़ेब, हनीफ अब्बासी और मेयर रावलपिंडी सरदार नसीम ने भी शिरकत की। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबर कौमी असम्बली, मेंबर सूबाई असम्बली और साबिक मेंबर सूबाई असम्बली ने भी आज के एहतजाज में शिरकत की और आज के एहतजाज में अवाम की भी काफ़ी बड़ी तादाद में शिरकत की और उनका इस हवाले से ये कहना था कि आज महंगाई की वजह से अवाम सड़कों पर आने पर मजबूर हो गए हैं। आटा, चीनी, इसके साथ साथ बिजली समेत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से आम इंसान की ज़िंदगी के ऊपर बोझ पड़ चुका है और लोगों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज समेत दीगर जो मुजाहिरीन ने उन्होंने हाथ में रोटी उठाकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया कि मौजूदा हुकूमत
हुकूमत में 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो चुका है और आवाम ठीक है, जो है बहुत शुक्रिया उस्मान जावेद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। अब बात करते हैं चाय की प्याली में तूफान की, जो सेनेटर फैसल वावडा ने बर्पा किया हुआ है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि चाय की प्याली में तूफान, जल्द एक बड़ा ऐलान होने वाला है। उन्होंने लिखा कि जिससे सजा याफ्ता मरियम और नवाज शरीफ समेत अपोजिशन को फिर मायूसी होगी। उन्होंने ये भी लिखा कि वो जल्द कह रहे हैं, जिसका मतलब है वाकई बहुत जल्द। सेनेटर फैसल वावडा ने ये ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में उनका ये कहना है कि चाय की प्याली में तूफान, जल्द एक बड़ा ऐलान होने वाला है, जिससे सजा याफ्ता मरियम और नवाज शरीफ समेत अपोजिशन को फिर मायूसी होगी। उन्होंने ये भी लिखा कि वो जल्द कह रहे हैं, जिसका मतलब है वाकई बहुत जल्द। आपको बताएं कि पीडीएम ने इस्लामाबाद में एहतजाज के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी है। मकामी क़यादत के इजलास में बढ़ती महंगाई पर मौसर आवाज़ उठाने के अज़्म का इआदा किया गया है। पीडीएम की जानिब से इस्लामाबाद में एहतजाज किया जाएगा और प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी गई है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा एहतजाज के लिए क्या हिकमत अमली बनाई गई है? जी बिल्कुल, पीडीएम की मुकामी क़यादत का अहम तरीन इजलास आज मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरीट में मुनक्किद हुआ और इजलास में यह फैसला किया गया है कि 29 अक्टूबर को नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर एक भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। एहतजाजी मुजाहरे में जो पीडीएम में शामिल जमातों के कायदीन हैं वो भी शरीक होंगे और कारकुनान को भी इस हवाले से तैयारियों की हिदायत कर दी है। जबकि मुस्लिम लीग नून कल बाराकहू में भी एहतजाजी मुजाहरा करेगी, मगर पीडीएम की जानिब से जो इस्लामाबाद का बड़ा एहतजाजी मुजाहरा होगा वो अब नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर होगा, जिसके हवाले से कमेटियां भी तश्कील दे दी गई हैं, जो इंतजामी कमेटियां होंगी और जो लोगों को दावत देने के हवाले से जो है वो कमेटी भी। बहुत शुक्रिया उस्मान अपडेट करने के लिए। भिखारी भी अब हुकूमती रेडार पर आ गए। मुल्तान का भिखारी भीख मांग मांग कर करोड़पति बन गया। बैंक अकाउंट में लाखों रुपए कैसे आए? एफबीआर ने भिखारी से बच्चों की 1 करोड़ की बीमा पॉलिसी और महंगे स्कूल में पढ़ाई पर भी जवाब मांग लिया है। इसी हवाले से बात करेंगे, मोहसिन उल मुल्क हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, बताएगा क्या मामला है ये? देखिए मानूर, ये भिखारी हैं जिनका नाम शौकत है। शौकत भिखारी के नाम से मशहूर हैं, काफी अरसे से भीख मांग रहे हैं और इनके बारे में ये भी था कि 17 लाख रुपए की इनकी एक निजी बैंक के अंदर अकाउंट में अमाउंट पड़ी थी। अब 1 करोड़ रुपए की इन्होंने बच्चों के नाम पे बीमा पॉलिसी भी अप्लाई की है और उसके साथ साथ इनकी है और एक गाड़ी जो सिविक होंडा है वो भी इन्होंने अप्लाई किया। जिसके बाद एफबीआर ने 15 अक्टूबर को गोशवारों की आखिरी तारीख के बाद इनको नोटिस जारी कर दिया कि ये पैसे कहां से आए और क्या उन्होंने इसके ऊपर इनकम टैक्स भरा है। इनके गिर्द जो है शिकंजा तेज कर दिया गया है और अब ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन आपका, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। अक़वाम आलम को अफगानिस्तान की सूरत हाल का नोटिस लेना होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि दुनिया अफगानिस्तान में इंसानी बहरान के हल के लिए फौरी इक़दाम करे। आर्मी चीफ से सीनियर सिविल नुमाइंदे नेटो स्टेफनो पॉन्टिकारो ने GHQ में मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर के अलावा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया गया और अफगानिस्तान की सूरत हाल भी ज़ेरे बहस आई। डेंगू वायरस ने बच्चों को भी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। बच्चे खतरनाक बुखार में मुब्तला होकर अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। डेंगू बढ़ने के साथ साथ अद्वियात की किल्लत भी पैदा होने लगी है। एजुकेशन अथॉरिटी की नाअहली से लाहौर के बेशतर सरकारी स्कूलों में स्प्रे नहीं हो सका। स्कूलों को प्राइवेट तौर पर स्प्रे करवाने से भी रोक दिया गया है। अफसरान कहते हैं कि प्राइवेट स्प्रे की क्वालिटी अच्छी नहीं है। डेंगू के हमले जारी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में सैकड़ों नए मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब में 24 घंटे के दौरान 412 मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर डेंगू के 332 नए मरीजों के साथ सरफहरिस्त रहा। रावलपिंडी में 51, बहावलपुर से 7, अटक और फैसलाबाद से 4 मरीज रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में 107 नए डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। DHO के मुताबिक इस वक्त 2337 शहरी डेंगू का शिकार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 79 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पेशावर में सबसे ज्यादा 55 अफराद मुतासिर हुए। मरीजों की मजमूई तादाद 1588 है। अब तक 5 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। उधर हैदराबाद में भी डेंगू के मजीद 13 केसेस रिपोर्ट होने से जेर इलाज मरीजों की तादाद 21 हो गई। लाहौर में डेंगू वायरस की शिद्दत बढ़ने से अद्वियात की किल्लत हो गई। लाहौर की मेडिसिन मार्केट में पैनाडॉल गोली और पैनाडॉल सिरप की कमी देखने में आ रही है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जाहिद चौधरी से। जाहिद, बताएगा अद्वियात की किल्लत के हवाले से।
ڈینگی وائرس کی شہر میں شدت بڑھتے ہی اس کی ادویات جو ہے ان کی قلت کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس وقت مارکیٹ میں جو پیناڈول ٹیبلٹ ہے وہ میڈیسن مارکیٹ میں جو ہے وہ اس کی شدید شارٹیج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بیشتر میڈیکل سٹورز کے اوپر جو پیناڈول کا سٹاک ہے وہ ختم ہو چکا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیناڈول سیرپ ہے جو کہ بچے جو بخار میں ڈینگی بخار میں مبتلا ہیں ان میں استعمال کیا جاتا ہے, پیناڈول سیرپ بھی اس وقت مکمل طور پہ لاہور میں میڈیسن مارکیٹ میں آؤٹ آف سٹاک ہو چکا ہے. لیکن ان ادویات کی اویلیبلٹی جو ہے اس کو یقینی بنانے کے حوالے سے محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے تاحال کوئی بھی ٹھوس اقدام سامنے نہیں آیا. ڈینگی بخار کے جو سیریس پیشنٹس ہسپتالوں میں داخل ہیں ان کو ان کے علاج کے لیے جو استعمال ہونے والے انجیکشنز ہیں, جو ادویات ہیں, ان کی بھی اب قلت دیکھنے میں آ رہی ہے, اور وہ ادویات بھی جو ہے وہ اب ان کی بھی شارٹیج کا سامنا ہے. لیکن اس مجموعی طور پہ جو شارٹیج ہے اس کو دور کرنے کے حوالے سے ابھی تک کوئی اقدام نہیں کیا گیا. خاص طور پر جو پیناڈول جو کہ بیسک ٹریٹمنٹ ہے ڈینگی بخار کا وہ اویلیبل اس وقت نہیں ہے. پیناڈول کی جو وافر سپلائی ہے جو ٹیبلٹ کی اس کو یقینی بنانے کے حوالے سے محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ اور حکومت پنجاب کی جانب سے ابھی تک بالکل کوئی بہت شکریہ زاہد چودھری اپڈیٹ کرنے کے لیے. کچھ معیشت کی بات کریں گے. ڈالر منہ زور اور روپیہ مزید کمزور ہو گیا. انٹر بینک میں ڈالر 69 پیسے مہنگا ہوا. انٹر بینک میں ڈالر 173 روپے 47 پیسے کا ہو گیا ہے. 5 ماہ 12 روز میں انٹر بینک میں ڈالر 21 روپے 19 پیسے مہنگا ہو چکا ہے. ڈالر کی قیمت میں مسلسل اضافہ جاری ہے اور مزید 69 پیسے مہنگا ہو گیا ہے. ممبئی کی سیشن عدالت نے منشیات کیس میں گرفتار شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان کی ضمانت مسترد کر دی. گلوکار میکا سنگھ بھی آریان کی حمایت میں آ گئے. اجمیر شریف میں آریان کی ضمانت کے لیے خصوصی دعا کرائی گئی. بالی ووڈ کنگ عدالت کے سامنے بے بس. بیٹے کی رہائی کے لیے شاہ رخ خان اور ان کے مداحوں کی دعائیں بھی رنگ نہ لائیں. ممبئی کی سیشن عدالت نے آریان خان کی درخواست سے ضمانت مسترد کر دی. آریان خان کے وکیل ضمانت کے لیے ممبئی کی ہائی کورٹ پہنچ گئے, جبکہ آریان آرتھر روڈ جیل میں ہی رہیں گے. بھارتی میڈیا کے مطابق کروز شپ ڈرگ کیس میں دیگر ملزموں کی ضمانت بھی مسترد کی گئی ہے. گلوکار میکا سنگھ بھی آریان خان کی حمایت میں آ گئے. میکا سنگھ نے طنزیہ ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ سنا ہے بہت سارے لوگ وہاں موجود تھے لیکن وہ آریان خان کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھ سکے. اتنے بڑے کروز میں صرف آریان خان ہی گھوم رہا تھا, حد ہے. آریان کی ضمانت کے لیے درگاہ اجمیر شریف میں دعا بھی کی گئی. گدی نشین حاجی سید سلمان چشتی نے شاہ رخ خان اور گوری کو آریان کی گرفتاری پر حوصلہ بھی دیا. اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. واپس آئیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ.